मंगलम। उम्मीद है मैं कोशिश करूंगा कि पर्ची मुझे ना मिले, तो उससे पहले ही मैं अपनी बात खत्म कर लूं। आदरणीय अशोक जी और आप सभी, लेखकीय दृष्टि और औपन्यासिक दृष्टि का द्वंद्व, इस विषय पर मुझे अपनी बात रखनी है। बात यहां से ही शुरू करता हूं कि अगर हम इस बात को माने, मतलब ये जो विषय है इसमें कि एक लेखकीय दृष्टि नाम की कोई चीज है और एक औपन्यासिक दृष्टि भी कोई चीज होती है, अगर हम इस बात को माने तब आगे इस पर अलग ढंग की बात हो सकती है। सामान्यतः हमारी मान्यता यह रही है कि जो लेखक है उसकी जो दृष्टि है वही उसकी रचना में आती है, जैसे कवि की दृष्टि और काव्य दृष्टि, एक कथाकार की दृष्टि और उसकी कथा दृष्टि। लेकिन यह सामान्य बात है। जाहिर सी बात है, कृष्णा जी के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो थोड़ी विशिष्टता इस अर्थ में कि आप हिंदी समेत दुनिया भर की दूसरी भाषाओं के भी लेखकों को देखें, उन लेखकों को देखें जिन्होंने सिग्नेचर पीस कुछ लिखा है, जिन्होंने कुछ अलग किया है, विशिष्ट किया है, तो उनके यहां अच्छा, एक और बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि एक लेखकीय दृष्टि और जो लेखक, जो एक मनुष्य है उसकी दृष्टि, कई बार उसमें भी फर्क करते हैं। यानी वो जो जीवन जी रहा है वह जीवन और एक लेखक के रूप में उसकी जो उपस्थिति है उसका वह जीवन, उन दोनों में भी लोगों को लगता है कि नहीं, ये अंतर है। मुझे ये लगता है कि वो जो जीवन जी रहा है वहां से उसकी लेखकीय दृष्टि निर्मित होती है और जो रचना उसने की है वह उसकी वह रचनात्मक दृष्टि है, चाहे वो उपन्यास हो या कहानी हो या कविता हो। ऐसे जब आप देखेंगे तब आपको प्रेमचंद भी ये दिखेंगे कि उनकी लेखकीय दृष्टि अलग है, यानी वो गांधीवाद के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी औपन्यासिक दृष्टि में कई बार होता है कि वो गांधीवाद का कोई वो जो है मैंने उसका वो नहीं रच रहे थे। या टॉल्स्टॉय सबसे बड़े उदाहरण है, युद्ध और शांति। तो कहने का आशय ये कि वो चीज कृष्णा जी में भी हमें दिखाई देती है, एक लेखक के तौर पर, एक रचनाकार के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर जिस तरह की उनकी उपस्थिति है, जिस तरह की छूट वो लेती हैं, या जिस तरीके का अपना जीवन उन्होंने बनाया, जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, और उस जिए हुए जीवन को अगर आप देखें, कृष्णा जी के जिए हुए जीवन को आप देखें, तो वहां स्त्री और पुरुष का किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं दिखाई देता। वो सारे काम कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि बाइनरी में नहीं भाई पुरुष कर सकता है इसलिए मैं कर सकती हूं, नहीं, मैं मनुष्य हूं और कोई भी काम जो कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूं। और संभवतः कृष्ण बलदेव वैद के साथ उनकी जो लंबी बातचीत हुई है शिमला में, जिसको सोबती वैद संवाद नाम से प्रकाशित भी किया गया है, उसमें वो एक जगह कहती हैं कि मुझे संतोष है कि मैंने अपने समकालीनों को साहित्यकार मित्रों की हैसियत से जाना पहचाना है, ग्रहण करने की अपनी स्वभाव ग्रहण करने की जमीन, स्वभाव प्रदत्त आत्मविश्वास, सामाजिक शिष्टाचार और समकालीन मित्रों ने ही इसे संभव बनाया है कि मैं स्त्री की तरह नहीं लेखक की तरह महसूस करती हूं। व्यक्तित्व के जिस पहलू की तरफ मेरा संकेत है उसे आप अच्छे से जानते पहचानते हैं। फिर भी मुझे कहना होगा कि हमारे समाज में स्त्री लेखक और पुरुष लेखक के बीच समानता की इतनी कमी है कि न हम एक दूसरे से बराबरी का व्यवहार करते हैं और न ही साहित्यिक विवेक का प्रसार संचार। पुरुष लेखक कुछ ऐसे पेट्रोनाइज करते हैं कि स्त्री लेखक की गंभीरता खड़े खड़े ही काफूर हो जाए। आगे वो बहुत सारी बातें उस संदर्भ में करती हैं, वो लंबा पूरा उनका कथन है, वो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा होगा, मुझे लगता है सबने पढ़ा होगा। तो कहने का आशय ये कि वो अपने लिए एक ऐसा परिवेश बना रही थी, या वो जीवन में इस तरीके का व्यवहार वो कर रही थी। यही नहीं, जैसे कृष्णा जी के बारे में गिरधर राठी ने उनकी जो वो लिखी है, जीवनी लिखी है, उसमें घुड़सवारी का शौक था उनको, वो घुड़सवारी कर लेती थी। अभी विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक संस्मरण लिखा, और उस संस्मरण में आप कृष्णा जी के कैरेक्टर को पहले मैं बताना चाहता हूं, उनका जो व्यक्तित्व था
उसको मैं बताना चाहता हूं, फिर उससे उनकी औपन्यासिक दृष्टि में कहां द्वंद्व आता है इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा और जल्दी ही मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा, क्योंकि बाकी कुछ हमने लेख में लिख दिया है और जो नहीं हो पाया है उसको अभी मैं फिर से कंप्लीट करके दोबारा भेजूंगा। दिल्ली में ही कार्यक्रम था। कार्यक्रम में किसी ने सवाल पूछा, जो है लेखक ही थे, लेखक ने सवाल पूछा और कहा कि सवाल क्या बल्कि टिप्पणी की कि कृष्णा जी आप डार से बिछुड़ी का संदर्भ था उसमें कि डार से बिछुड़ी में गालियां हैं, जैसे उसमें पुरुष पात्र हैं और वो गालियां दे रहे हैं यथार्थ को दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप वहां तो गालियां आप दे देती हैं, क्या निजी जीवन में भी आप ऐसा कुछ कर सकती हैं? वही मंच से उन्होंने वो करके दिखा दिया, मैंने मंच से उन्होंने गाली दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई गाली देने को वो बहुत अच्छा मानती रही होंगी, लेकिन अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो कृष्णा जी को वह कबूल है। और उसके अलावा अभी विनोद तिवारी सर यहां बैठे हुए हैं, फेसबुक पर एक लंबी टिप्पणी उन्होंने लिखी कल कृष्णा जी के जन्मदिन पर, और उसमें उन्होंने एक लेखक के रूप में कृष्णा जी का जो स्टैंड था उसको लेकर के बात की कि किस तरीके से वो सत्ता के साथ टकराती थी। अशोक जी ने जो संस्मरण लिखा है उस संस्मरण में भी बाकायदे उनके पुरस्कार वापसी को, और जब 2015 में वो पूरा प्रकरण चला था देश भर में, जिसमें कि उन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार ही नहीं लौटाया बल्कि 72 सदस्यता भी वापस की। 2 से ज्यादा बार उन्होंने सरकारी पुरस्कारों के लिए मना किया। पद्म पुरस्कार के लिए जब उनका नाम आया तो बाकायदे उन्होंने फोन करके कहा कि नहीं भाई हमें इससे दूर रहना, उसके लिए उनके अपने तर्क थे। ये सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एक संपूर्ण मनुष्य जिसे आप कह सकते हैं या कहते हैं कि जिसमें कोई जेंडर का कोई जो है लिंग भेद उस तरीके का नहीं है, वो कृष्णा जी में दिखाई देता था। और उसी के साथ आप देखेंगे उन्होंने कई चरित्रों का सृजन किया है। यानी स्त्री है तो क्या हुआ, स्त्री है तो क्या वो, इसलिए आप देखिए सेक्सुअलिटी की बात जब मित्रों मरजानी में आती है हाय तौबा मचाते हैं लोग, लेकिन कृष्णा जी उसको बहुत सहजता से लेती हैं कि ये कोई ऐसी बात तो है नहीं भाई। मतलब पुरुष जो है वो पता चला कि टी शर्ट पहन के घूम सकता है और वो टी शर्ट भी उतार के लहरा सकता है। तो उनके लिए मतलब मैं यहां तक बढ़ के कहना चाहता हूं कि उनके लिए था कि ये सब अगर ऐसी स्थिति है, माने अगर नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। इस समाज को इस हद तक स्वतंत्र और इस हद तक उन्मुक्त होना चाहिए कि ये सारी चीजें बहुत सहज बहुत स्वाभाविक लगें। और इसीलिए जब वो मित्रों का सृजन कर रही तो एक स्वाभाविक स्त्री उनके लिए वो दिखाई देती है। हालांकि उसको लेकर के थोड़ा ये सवाल है कि भाई जिस मित्रों का जो पूरा जीवन है और उसकी माँ और जिस तरीके का मैंने जो आखिरी हिस्सा है जो बहुत नाटकीय ढंग से जो है खत्म होता है, जहां वो उपन्यास उस जगह पर जाकर के जब हम देखते हैं तो ये लगता है कि इसको अगर ये कोई हमारे समाज से संघर्ष करते हुए मैंने सामान्य जैसे लगता नहीं, वो सामान्य से थोड़ा अलग एक ऐसी पृष्ठभूमि से आई हुई लड़की है मित्रों, जिसको कि हमारे समाज में थोड़ा अलग ढंग से देखा जाता है। अगर हम उसको एक सहज विकसित मैंने जो उसकी बड़ी वाली बहू है या जो छोटी वाली बहू है उस तरह के किसी मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुई लड़की इस तरीके का जीवन जी सकती, तो शायद वो कृष्णा जी के लिए भी उस समय वो संभव नहीं रहा होगा कि उस तरीके का चरित्र वो रच सके, वहां उस तरीके की उपस्थिति उसकी हो। लेकिन द्वंद्व कहां है? मित्रों का तो कैरेक्टर आ गया वहां। पाशो है, पाशो संघर्ष कर रही है, या महक बानो है उसकी दिलोदानिश उपन्यास की। उसी के साथ आप देखिए कि मित्रों मरजानी में 2 और बहुएं हैं, वो जिस तरीके का जीवन जी रही हैं, जिस तरीके का संघर्ष वो कर रही हैं, जिस तरीके की सामाजिक संरचना को झेल रही हैं, तो उस सामाजिक संरचना से टकराव है कृष्णा जी का। वो नहीं चाहती हैं कि ये सामाजिक संरचना हो, लेकिन मजबूरी है। तो एक लेखक के तौर पर जो आप नहीं चाहते हैं, मैंने लेखक के तौर पर आपकी दृष्टि ये है कि मित्रों जैसा कैरेक्टर, मैंने अगर कोई स्त्री है तो उसकी तरह की होनी चाहिए। आप रच रहे हैं जब, तो आपके सामने मजबूरी यह है कि आपको महक बानो के साथ साथ वो जो उसकी क्या नाम उसका कुटुंब प्यारी को भी आपको लाना है, बड़ी बहू और छोटी बहू को भी आपको लाना है, उसकी माँ को धनवंती शायद नाम है, धनवंती को भी लाना है। ये सारे कैरेक्टर आपको लाने हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा समाज है, उस समाज से वो संघर्ष है, वो द्वंद्व वहां मुझे दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे उपन्यासों में है। बल्कि जिंदगी नामा चूंकि मैंने इतना कठिन उसकी पंजाबी का वो मामला है, पढ़ा जरूर हमने एक बार, लेकिन मैं उस पर कोई बहुत
ठीक से बात नहीं कर सकता हूं, उसकी अपनी मेरी समस्या, शायद मैं दोबारा पढ़ूंगा तो उसको बेहतर तरीके से कह पाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ भाषा के मामले में आप अगर देखें तो कृष्णा जी के यहाँ एक तरफ आपको मिलेगा जिंदगी नामा, जिसमें पंजाबी मिश्रित जो है हिंदी है, पंजाबी का पुटली हुए हिंदी है। हालांकि उससे पहले जो है ये रेणु का उपन्यास आ चुका था मैला आंचल, जिसमें कि उस तरीके का भाई एक आंचलिक बोली को उसमें लाया जा सके, क्योंकि सबके लिए वो उपन्यास पढ़ना, मैला आंचल पढ़ना भी सबके लिए संभव नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ दिलोदानिश है, जिसकी भाषा पर जब कृष्ण बलदेव वैद्य सवाल करते हैं तो वो जो उनका स्वभाव था, जिसे अशोक जी कहते हैं तुनक मिजाज, तो तुनक मिजाजी में कहते हैं आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सीधे सीधे असहमत हूं और ये चीज नहीं। उसको वो कहते हैं कि वो दिल्ली के उस खास इलाके की सहज भाषा नहीं है, वो गढ़ी गई भाषा है, बनाई हुई भाषा है। वो कहते नहीं, ये सहज भाषा है। तो एक तरफ दिलोदानिश की भाषा है जो उर्दू परस्त हिंदी है, उर्दू मिश्रित हिंदी है, एक तरफ हमने कहा जिंदगी नामा की भाषा है, तीसरी तरफ आप ए लड़की की भाषा देखिए, आप यारों के यार की भाषा देखिए। तो ये सब, अरे मैं बस 1-2 मिनट, ये सब जो भाषा है इन सब अलग अलग उपन्यासों की भाषा है, और जो शब्दों को लेकर जो मितव्ययिता है उनकी, आजकल मैं देखता हूं उपन्यासों में, हालांकि लंबे उपन्यास लिखने के खिलाफ मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं, युद्ध और शांति का नाम हमने लिया ही, मैला आंचल का नाम हमने लिया, राग दरबारी है, आधा गांव है, तमाम सारे उपन्यास है जो बहुत सारे जो है पृष्ठों में लिखे गए और उनकी अपनी महत्ता है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि 30-30, 40-40 पेज परिवेश निर्माण के लिए जो है खर्च किए जा रहे हैं, और उससे भी काम नहीं बनती है तो पूरा नक्शा बना के भेजा जाता है, किताब में नत्थी कर दिया जाता है, भैया ये आप समझो पहले, उसके बाद हम जो कहना चाहते हैं उपन्यास में वो कहेंगे। उस स्थिति में आप मित्रों मरजानी, यारों के यार, ए लड़की, छोटे छोटे उपन्यास, और जिसमें वो जो कहना चाहती है कितनी बेबाकी के साथ, कितनी साफ सुथरे ढंग से कह ले जाती हैं। तो ये अभी और भी बातें थी, लेकिन ये तो कहने की आदत ही होती है सबकी कि और भी बातें थी। अब मैंने अपनी बात पूरी कर ली, आप सबने सुना, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।